नमस्कार दोस्तों। 5 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हमारा 11वां दिन है और हर दिन की शुरुआत जो है हम एक कोट के साथ करते हैं। तो अभी तक उसको कोट कह रहे थे, कल मैंने काफ़ी विचार किया उस पर कि जो है इसे कोट बोलें या थॉट बोलें। तो अंत में फिर हमने इसका एक नाम रखा कि कोट और थॉट बड़े छोटे छोटे रहते हैं, तो रश्मिका नाम रखा है। रश्मिका का मतलब होता है अ रे ऑफ लाइट। तो एक किरण जो है, सूर्य की किरण आप समझ लीजिए इसको, मीन्स ये हमारे जीवन में हो सकता है एक रोशनी की तरह काम करे। तो इसको देख लेते हैं। आज की हमारी जो रश्मिका है कि बिना खोए कभी कोई कुछ पाता है। लक्ष्य के प्रति समर्पण आपसे क्या छीन रहा है, ये तो आप सरलता से देख लेते हैं, परंतु यही समर्पण आपको क्या देने वाला है, इस पर विचार करना अनिवार्य है। विविध आकर्षणों से दूरी बनाकर ही तपने से आप वह योग्यता अर्जित कर सकते हैं जो अनेकों जन का कल्याण करने की क्षमता रखती है। ऐसी योग्यता का सुख भला सभी को मिल सकता है, परंतु सदैव स्मरण रखना चाहिए कि समय से पहले व्यर्थ की काल्पनिक सोच मूर्खता होती है। यदि आप जीवन में आने वाली परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते तो आपकी परीक्षाओं की प्रकृति अत्यधिक गंभीर होती जाएगी, और यदि परीक्षा कागज से निकलकर चित्त, मन और विचार तक नकारात्मकता लेकर पहुंच गई तो संकट का रूप ले लेगी। इसलिए निरंतर अभ्यास को अपना प्रण रूपी शस्त्र बनाओ और नैसर्गिक प्रतिरोधी क्षमता का विकास करो, यही सर्वोत्तम मार्ग है। तो ये रश्मिका जो है ये मैं लिखता हूँ अपनी तरफ से आप लोगों के लिए, क्योंकि कोट्स जो है ढूंढेंगे तो कब तक और कितने ढूंढ पाएंगे। तो और यहाँ नैसर्गिक शब्द का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से आप जो है अपनी प्रतिरोधी क्षमता का विकास करिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, और निरंतर अभ्यास करने से जो है धीरे धीरे करके आपको स्वयं अनुभव होगा कुछ समय बाद कि आपका स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो चलिए कल के जो प्रश्न थे हमारे उनके उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहले कल हमारा 10वां दिन था, तो पहला प्रश्न था हमारा सही कथन खोजें। सही कथन देखना है। ए, G20 CSAR भारत की मौजूदा G20 अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई एक नई पहल है, ये सही है। साइंटिफिक एडवाइजर्स से रिलेटेड जो मीटिंग है अभी इसी साल से स्टार्ट हुई है, और पहली मीटिंग जो है वो रामनगर में की गई थी। तो ए ठीक है। अब ये ठीक ही है तो फिर बाकी के बी, सी और डी तो फिर गड़बड़ ही हैं। अब इनमें गड़बड़ क्या है ये देख लीजिए कि बी, 2012 में लास काबोस में शिखर सम्मेलन का फोकस युवा बेरोजगारी से लड़ने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज और उचित आय के साथ गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करने पर नहीं था, ये गलत है। नौकरियां पैदा करने पर था। सी, 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग में कर चोरी और कर चोरी से निपटने पर बड़ी प्रगति नहीं हुई थी। G20 कर सूचना के स्वचालित आदान प्रदान और आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण पर कार्य योजना पर सहमत हुआ। देखिए ये कथन भी गलत है, क्योंकि कर चोरी और कर चोरी से निपटने पर ही बड़ी प्रगति हुई थी, और ये दोनों स्टेटमेंट देखिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टैक्स इवेजन और बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमी के। तो इनसे रिलेटेड कहीं अगर किसी सम्मेलन में कोई बात आती है तो ये हमें जो है जानकारी होनी चाहिए। तो 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग में G20 के सम्मेलन में इसी मैटर पर बातचीत हुई है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग और टैक्स इवेजन पर। और 2012 में जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो है डिस्कशन हुआ और कुछ स्टेप्स उठाए गए। तो 2012 का यूथ एम्प्लॉयमेंट तो एक बार आपको ना भी पता हो, लेकिन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में कि 2013 के सेंट पीटर्सबर्ग में जो है इसको लेकर स्टेप उठाए गए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कथन देखिए, इसमें गलत कथन ढूंढना है आपको। तो ए है, इंडोनेशिया ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए समग्र विषय के रूप में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर को चुना, जो कि कोविड-19 महामारी से मजबूत और समावेशी वैश्विक पुनर्प्राप्ति को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। ये सही है कि इंडोनेशिया की G20 के प्रेसिडेंसी के टाइम उनकी जो है यही थीम थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, और ये जो है पेंडेमिक जो आई है 2019 में उसी की वजह से ऐसी थीम रखी गई थी। बी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक भारत सरकार के सहयोग से भारत में एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा बनाने के लिए $825 मिलियन तक का निवेश करेगी, यह भी सही है। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है तो उसमें 6 खंडों में उन लोगों ने डिस्कस किए हैं, अपने सारे 58 बिंदुओं के अंतर्गत 6 खंडों में बात रखी है। तो उसमें जो है एक बिंदु ये है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है भारत में नई सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा बनाने के लिए $825 मिलियन तक का निवेश करेगी। और भी 2-3 कंपनियां हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक्स थी वो भी निवेश करेगी,
MRO फैसिलिटी बनाने के लिए बोइंग निवेश करेगी, और भी एक दो कंपनियां हैं जो निवेश करेंगी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने इंडिया USA रिलेशन पर पूरा जो नया डेवलपमेंट है और पीछे जो रिलेशन था वो पूरा डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आप देखिए C, निर्णायक एजेंडा 2030 तक वैश्विक स्तर पर किफ़ायती नवीकरणीय और कम कार्बन हाइड्रोजन उपलब्ध कराना है। तो ये ब्रेक थ्रू एजेंडा है। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है वो हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी के ही संदर्भ में है, 2030 तक जो है ग्रीन हाइड्रोजन अवेलेबल कराने के लिए है। तो ये C भी सही है। तो D, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई कथन गलत नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ D। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें गलत कथन ढूंढना है। इसरो का प्रमुख मील का पत्थर पृथ्वी की निचली कक्षा में 100 किलोग्राम रखने की क्षमता वाले पहले लॉन्च वाहन SLV-3 का विकास था, जिसकी 1980 में पहली सफल उड़ान थी। इसमें देखिए पहला कथन ही गलत है, क्योंकि 100 किलोग्राम नहीं थी, उसकी क्षमता 40 किलोग्राम थी। चूँकि पहला रॉकेट था इसलिए इसके बारे में हमें इतना आइडिया होना चाहिए। 100 किलोग्राम रखने की क्षमता वाला पहला जो लॉन्च वाहन था SLV-3, ये 100 किलोग्राम की क्षमता नहीं थी, इसकी 40 किलोग्राम की थी। तो पहला ही कथन गलत है। तो अब ऑब्वियसली B, C और D सही होंगे। तो इसको आगे जो है खुद ही पढ़ के देख लीजिएगा आप लोग। चौथे प्रश्न पे आते हैं। कुछ सीमित उदाहरणों में, इसमें सही कथन खोजना है, कुछ सीमित उदाहरणों में उपग्रह ट्रांसपॉन्डर सीधे अन्य उपग्रहों तक संचारित कर सकते हैं। इसे सैटेलाइट मेश टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ये हम लोग टेक्नोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपॉन्डर जो है खुद ज़मीन पे भी जो है भेजते हैं डाटा, मीन्स अर्थ पे जो भी हम लोगों ने रिस्पॉन्डर वो बना रखी हैं, जो लेबोरेटरी बना रखी हैं डाटा गैदर करने के लिए, उनको भी डाटा भेजते हैं, और साथ ही साथ में जो है किसी दूसरे सैटेलाइट के भी साथ में जो है वो डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को जो है मेश टोपोलॉजी कहते हैं। ये बात वहाँ वीडियो में हालांकि उस पर लिखा हुआ है स्लाइड पे, लेकिन जो मेश टोपोलॉजी वर्ड का यूज उस समय करना भूल गए थे, तो यहाँ ये हो जाता है। तीसरा और दूसरा, तो सही कथन खोजना है, तो पहला कथन जो है वो सही है। तो ऑब्वियसली जब पहला सही है तो बाकी दोनों अभी, लेकिन इसमें ऊपर के सभी कथन लिखा हुआ है, तो इसलिए B भी देखते हैं। GEO एक तरह का GSO है, मींस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है एक तरह की। यह ग्रह की क्रांति से मेल खाता है। क्रांति से मेल खाता है मतलब ये कि उसकी गति के साथ बराबर बराबर चलता है। लेकिन जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट केवल पृथ्वी के भूमध्य रेखा की परिक्रमा करते हैं और ज़मीन के दृष्टिकोण से भी आकाश में एक निश्चित स्थिति में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, जब 0 डिग्री के एंगल पर सैटेलाइट घूमेगा तो वो स्थिर दिखाई देता है। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी का उपयोग दूर संचार और पृथ्वी अवलोकन के लिए किया जाता है। तो B स्टेटमेंट भी पूरी तरह सही है। इसका मतलब इसमें तीनों सही हैं। C, पृथ्वी के ध्रुवों के 30 डिग्री के भीतर ध्रुवीय कक्षा का उपयोग टोही, मौसम ट्रैकिंग, वायुमंडलीय स्थितियों को मापने और दीर्घकालिक पृथ्वी अवलोकन प्रदान करने वाले उपग्रहों के लिए नहीं किया जा सकता है। ये कथन गलत है। देखिए 30 डिग्री के भीतर जो है, हमने आपको कहा किसी भी सैटेलाइट में किसी भी ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट कुछ भी काम कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। और चौथा है ऊपर के सभी, तो इसमें हम लोग इसका मतलब गलत कथन ढूंढना था। तो गलत तो एक तरीके से आप देखो D भी हो जाएगा, ऊपर के सभी भी तो सही नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन इसका मतलब ठीक से नहीं बनाया, ये मिस्टेक हो गई है, ह्यूमन मिस्टेक है। तो A और B दोनों ही सही हैं, ये आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखिए पांचवा हमारा क्वेश्चन था जिसमें गलत कथन ढूंढना है हम लोगों को। A, एक अत्यधिक विलक्षण कक्षा आयताकार होती है जिसका एक सिरा पृथ्वी के करीब तथा दूसरा सिरा अधिक दूर होता है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में उपग्रह संचार, उपग्रह रेडियो, रिमोट सेंसिंग तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। तो ये कथन भी ठीक है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी हमने आपको कहा कोई भी काम कर सकता है सैटेलाइट, और एक सिरा पृथ्वी के करीब और दूसरा सिरा दूर होता है, ये बात ठीक है। और कभी कभी हमने आपको कहा कि जैसे जैसे उत्केंद्रता कम होगी, इसेंट्रिसिटी कम होगी ऑर्बिट की, वैसे वैसे ऑर्बिट का शेप बिगड़ता जाता है। तो जितनी कम उत्केंद्रता उतना ज़्यादा शेप बिगड़ेगा। हालांकि पूरी तरह से आयताकार कभी नहीं होगी, इलिप्टिकल शेप रहता है। उसके बाद B, मध्यम पृथ्वी की कक्षा में, यानी पृथ्वी की जो बीच की कक्षा है मिड अर्थ ऑर्बिट में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों में नेविगेशन और विशेष उपग्रह शामिल हैं जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। ये कथन सही है। C, उपग्रह की ऊंचाई बदलने से उसकी कक्षीय गति भी बदल जाएगी, यह एक विचित्र विरोधाभास का परिचय देता है। ये भी सही है। D, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप देखिए जो A स्टेटमेंट था जिसमें लिखा है कि विलक्षण कक्षा आयताकार होती है,
तो देखिए एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है आयताकार तो कभी नहीं होती है, तो गलत कथन जो है ये पहला हो गया, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट आयताकार नहीं होगी। इसके बाद आज हमारे 11वें दिन के 5 प्रश्न आप देख लीजिए कौन से हैं। तो पहला, COP26 में आपको बताना है कौन से कथन सही है। COP26 में आज के प्रश्न जो है उतने हल्के नहीं है, अभी हम लोगों ने थोड़ा दूसरे पैटर्न को पकड़ा है आके। तो COP26 में उन्नत जलवायु लक्ष्यों में पंचामृत की घोषणा की गई, जो 2070 तक नेट शून्य तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। दूसरा स्टेटमेंट है, 2 सितंबर 1947 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और यह वह सरकार है जिसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक भारतीय स्वतंत्रता से पहले राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। जब हम लोग इंडिया यूएसए रिलेशन डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने पूरा ढंग से डिस्कस किया है इसके बारे में। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। दूसरा प्रश्न है कि कितने कथन सही हैं ये बताना है। जैसे इस बार से यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे थे। तो देखिए पहला है कथन आपका, अमेरिका का संविधान भी भारतीय संविधान की तरह ही हम लोग के रूप में लोगों की अखंडता को बरकरार रखता है। दूसरा कथन है, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग नई रूपरेखा पर आधारित है जिसे 2015 में 10 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, रक्षा खरीद गतिविधियों की निगरानी रक्षा उत्पादन और खरीद समूह DPPG बोलते हैं इसको, के माध्यम से की जाती है। तो ये आपको बताना है तीनों में से जो है कितने स्टेटमेंट सही हैं, केवल एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। उसके बाद तीसरा देखिए, यहाँ कुछ एग्रीमेंट दिए हुए हैं और एग्रीमेंट का ईयर दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि कितने एग्रीमेंट का ईयर जो है सही मिला हुआ है। तो संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता, देखिए अब हिंदी में यही प्रॉब्लम होती है। ये एग्रीमेंट जो है इंडिया और यूएसए के बीच में आपने सुना होगा कोमकासा, तो कोमकासा एग्रीमेंट की हिंदी है ये, संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता। ओके, तो कोमकासा 2018 में हुआ। बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, यानी ये जो है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज से रिलेटेड समझौता है, लिमोआ 2020 में। उसके बाद औद्योगिक सुरक्षा समझौता, ये सिंपल सा है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में। और भारत अमेरिका साइबर फ्रेमवर्क पर सितंबर 2016 में हस्ताक्षर किए गए। तो कौन कौन किस सही ईयर के साथ लगे हुए हैं बताना है आपको, कितने हैं जो सही जोड़े बना रहे हैं। चौथा प्रश्न है आपका, इसमें भी आपको बताना है कितने कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, अमेरिका हमारा चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल और दूसरा सबसे बड़ा LNG देने वाला देश बन गया है। ठीक, मतलब कि कच्चा तेल जो है चौथे नंबर पे सबसे बड़ा सप्लायर है हमारे लिए, और LNG देने के लिए दूसरे नंबर का सप्लायर है हमारे लिए। नंबर 2, ये हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी ठीक करेंगे, अभी प्रश्नों में थोड़ा सा क्या समय की कमी रह रही है इस समय। नंबर 2 है, CRPC की धारा 125 तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण के संबंध में मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ये पत्नी और उनके बच्चों के प्रति पति की जिम्मेदारी के बारे में बताती है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से चर्चा में है। तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एकदम 100% बहुत गहराई से जाकर के डिस्कस किया है, लगभग 40 मिनट के आसपास का वीडियो है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया भी है सेक्शन 125 के बारे में, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए आजकल यूपीएससी जो है जो रिलेटेड मैटर है उनसे कहीं डीप से ही कुछ ऐसा सिंपल सा निकाल के लाती है। और देख ही रहे होंगे, पहले तो CRPC वगैरह के बारे में नहीं पूछती, अब तो सेक्शन के बारे में ही पूछ लेती है, पैरोल के बारे में पूछ लेती, जो चीज़ चर्चा में रही है अखबार में उसके बारे में कुछ भी पूछ सकती कभी भी। इवन जो है ऐसे ऐसे एक्ट निकाल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिन आदमी एक्ट पढ़ते समय उनको ध्यान नहीं देता, हम लोग मैं लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं पूरा सिस्टम एक डेवलप कर दूंगा, जिसमें अंत में आपको जो है कहीं किसी तरीके से जो है एक भी बिंदु नहीं छूटेगा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, अक्टूबर 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट, इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट ने अपराधों, साक्ष्यों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन यह सिफारिश की कि केवल मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट है, विशेष विवाह अधिनियम 1872, जिसने भारतीय नागरिकों को नागरिक विवाह का विकल्प दिया, इसका व्यापक अनुप्रयोग था क्योंकि इसमें शामिल लोगों को अपना धर्म त्यागना पड़ता था और यह ज़्यादातर गैर हिंदुओं पर लागू होता था। तो आपको बताना है इसमें कितने कथन सही हैं। अंतिम और पांचवा प्रश्न आज का, जो नाभिक और गगन के बारे में है। इस समय हम लोग देखिए टेक्नोलॉजी, लगातार स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो
इसमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। पहला कथन है, सैटेलाइट नेविगेशन सेवा वाणिज्यिक और रणनीतिक अनुप्रयोगों के साथ एक उभरती उपग्रह आधारित प्रणाली है। दूसरा स्टेटमेंट है, नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन प्रणाली की स्थापना में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है। तीसरा, गगन सिग्नल इन स्पेस जीसैट 8 और जीसैट 10 के माध्यम से उपलब्ध है। और चौथा स्टेटमेंट है, आज तक इसरो ने IRNSS श्रृंखला में कुल 9 उपग्रह बनाए हैं, जिनमें से 8 वर्तमान में कक्षाओं में हैं। इनमें से 3 उपग्रह भू-स्थैतिक कक्षा में यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जबकि शेष भू समकालिक कक्षाओं में यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, जो भूमध्य रेखीय तल पर 29 डिग्री का झुकाव बनाए रखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे IRNSS के बारे में पूछा जाए कभी भी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पे जो है इसी के साथ में आज का हमारा जो है ये प्रश्नों का सत्र समाप्त होता है। तो कल हम लोग जो है 11वें दिन के प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे और आप सभी को शुभकामनाएं। और लगातार अभ्यास करते रहिए, निरंतर बने रहिए। देखिए, चंद्रगुप्त के जीवन की एक कहानी आपको बताते हैं कि चंद्रगुप्त को कहते हैं कि चाणक्य जो है बचपन से एक एक बूंद करके विष देते थे, ताकि जो है उसके शरीर में विष के विरुद्ध जो है एक प्रतिरोधी क्षमता का विकास हो जाए। तो ऐसे ही हमारा जो 5-5 प्रश्न का जो टपक सिंचाई के माध्यम से आप 5-5 प्रश्न जो करते जा रहे हैं, इस 5-5 प्रश्नों के माध्यम से कितने टॉपिक कवर हो जाएंगे और कितना डिस्कशन हो जाएगा, इसकी सीमा का अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब आप फॉलो करने लगेंगे तो 1 महीने के अंदर ही आपको जो है अपने अध्ययन पर, अपने विचारों में और अपनी समझ में, तीनों चीज़ों में बहुत ही गहरा अंतर दिखाई देगा। तो इसलिए लगातार निरंतरता बनाए रखिए अपनी, किसी भी तरीके से अपने आप को हतोत्साहित नहीं होने देना है। और स्टार्टिंग में हम लोग जो है डेली एक रश्मिका पे लाएंगे, आपके लिए एक रश्मिका लाएंगे जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप उसको जो है समय रहे तो पढ़िए, दोबारा से विचार करिए, उसको आप निबंध लेखन वगैरह में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।